हम्म तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, एंड द टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर के बारे में बात करने से पहले अपन जान लेते हैं भाई कंडक्टर होता क्या है। ठीक है, तो कंडक्टर क्या है? एक ऐसा मटेरियल है, अ मटेरियल इन विच द इलेक्ट्रॉन्स एट द आउटर पेरिफेरी, मतलब कि जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, आप कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो कि उनकी एनर्जी हाई होती है, of an atom have a no great affinity for the any particular individual atom। मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, एटम के सेंटर में तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, और आपके पास ढेर सारे सेल्स होंगे। जो सबसे आउटर सेल होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के साथ कुछ खास एफिनिटी नहीं है, मतलब उसके साथ कोई फोर्स नहीं है, ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा। बेसिकली इसकी एनर्जी हाई है और ये न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं है। तो भाई कंडक्टर्स होते क्या हैं? ऐसे मटेरियल जिसमें जो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है इट इज़ फ्री टू मूव, आसानी से मूव कर सकता है, न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो कंडक्टर किसे बोलेंगे? जिसमें जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, दे आर ईजी टू मूव, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कंडक्शन ऑफ चार्ज इज वेरी इजी। ठीक है, नाउ इसकी पहली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? ऑल द एक्सेस चार्ज ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब मान लीजिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर आपने एक चार्ज दे दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब ये ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर होना चाहता है। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से। ठीक है, नाउ क्योंकि ये कंडक्टर है तो ये चार्ज इजीली मूव भी कर सकता है, तो ये चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे से जितना ज़्यादा दूर हो सके उतनी दूर जाएंगे, तो फाइनली मूव करके दे विल रीच वेयर? आउटर सरफेस, जो सरफेस है उधर तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया तो वो सारा चार्ज कहाँ चले जाएगा? सरफेस पे चले जाएगा, और एक कंडीशन का वैलिड होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब जब चार्ज फाइनली रेस्ट पे आ जाए, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। मतलब सर हमने कोई चार्ज दिया कंडक्टर को, एंड वो चार्ज क्या करता है? फाइनली मूव करके सरफेस पे आ जाता है, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, क्यों आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से। एंड कंडक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है जो कि उसे ईजिली मूव करवा सकती है। अगर ये इंसुलेटर होता, इफ इट इज़ ए इंसुलेटर, तो तब भी वो मूव करना चाहता बट वो मूव कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी लो होती है, चार्ज ईजिली मूव नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। हम लोग जितनी भी बात करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की ही बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब सेम चीज, जब चार्ज क्या आ जाए? रेस्ट पे हो जाए, चार्ज इज एट रेस्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई कंडक्टर है और हमने क्या किया? एक पॉजिटिव चार्ज पास में लिया है, तो सर इसकी वजह से कंडक्टर के अंदर फील्ड तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ई नॉट। मान लीजिए इस डिस्टेंस को मैं आर कहता हूं, तो ई नॉट बेसिकली होगा क्या? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब एक चीज सोचिए कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ढेर सारे होंगे, बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इजीली मूव कर सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की साइड। तो यहां पर को कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। क्योंकि कंडक्टर आपके पास न्यूट्रल बॉडी थी, तो अदर साइड में, दूसरे साइड में आपके पास कैसा चार्ज आ जाएगा? उतना ही पॉजिटिव चार्ज। फिर से, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होंगे और इस साइड आ जाएंगे, तो यहां पर को आ गए इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे साइड आ जाएंगे प्रोटॉन्स या फिर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर को डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। नाउ ये जो चार्जेस हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस चार्जेस, माइनस क्यू आई एंड दिस इज प्लस क्यू आई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये
इजीली पोलराइज हो जा रहा है। पोलराइज मतलब चार्ज प्लस चार्ज एक साइड डाइपोल बना रहा है। तो कंडक्टर्स आर इजीली पोलराइजेबल, कंडक्टर्स आर इजीली पोलराइज्ड। ठीक है, अब दूसरी बात, हमने जो प्रॉपर्टी बोली थी कि अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, तो उसी के बारे में बात करते हैं। एक्सटर्नल फील्ड है ई नॉट, डाइपोल की वजह से, मतलब कि माइनस क्यू आई और प्लस क्यू आई की वजह से फील्ड बनेगी अंदर पे, कंडक्टर के अंदर पे ई आई। ठीक है, और अंदर पे ये चार्ज जब ई नॉट माइनस ई आई जीरो हो जाएगा, मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो, दिस इज गोइंग टू बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी कंडक्टर के अंदर पे, तो जो फ्लो ऑफ चार्ज था, इलेक्ट्रॉन भाग भाग के इधर जा रहे थे, वो जाना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लो कि फाइनली सब चीज़ स्टेबल हो चुका है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है चुपचाप से, हिल नहीं रहा अपनी जगह से, फाइनली स्टेबिलिटी आ चुकी है, इक्विलिब्रियम हो चुका है। इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है कि इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होना चाहिए। तो दैट्स वाई आई सेड कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब चार्जेस स्टेशनरी हो जाते हैं तो कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जीरो हो जाता है। वो क्यों जीरो होता है? इंड्यूस चार्ज की वजह से। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी पे बेस कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम यहाँ पर को है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द इंड्यूस चार्ज। सिमिलर चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है। सर एक कंडक्टर है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके पास में हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। ये पॉजिटिव चार्ज आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि पी पॉइंट, यहाँ पर जो पी पॉइंट है कंडक्टर के अंदर पे, पी पॉइंट है सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे, इस पे फील्ड निकालनी है। किसकी वजह से? इंड्यूस जो चार्जेस होंगे उनकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर को माइनस क्यू आई होगा, यहाँ पर को प्लस क्यू आई होगा, इनकी वजह से फील्ड, नेट फील्ड तो जीरो होती है हमें पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो नेट फील्ड होगी दैट विल बी जीरो, ये तो पता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फाइनली फील्ड कितनी होनी चाहिए? जीरो। तो ये फील्ड जीरो किस किस की वजह से होगी? सर इधर पे पी पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो किस किस की वजह से होगी? एक तो प्लस क्यू की वजह से, इसको मैं ई नॉट कह सकता हूँ सर, और एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होनी भी चाहिए, और दूसरी बात है सर एक दूसरे को कैंसिल भी करना चाहिए। तो ई नॉट माइनस ई आई, फिर से ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, जो बाहर पे लगा रखा है, एक्सटर्नल फील्ड बोल सकते हैं। ई आई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, पोलराइजेशन की वजह से, डाइपोल बनने की वजह से। किसी भी मटीरियल का डाइपोल बनना इज पोलराइजेशन। नाउ सर ई आई निकालनी है हमें, तो ये हो जाएगा ई नॉट सर मैग्नीट्यूड में। तो ई आई इज गोइंग टू बी, ई नॉट क्या होगा? ई नॉट इज द फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू। कितना होगा? के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस निकालनी है। ये r/2 है, ये डिस्टेंस r है, तो दिस डिस्टेंस x मान लो, दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ r²/4 प्लस r²। तो आ जाएगा r²/4 प्लस r²। So this is the electric field due to induced charge inside the conductor, and net field at point P inside the conductor is zero। दोनों कैंसिल हो जाती है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों क्या हो गई? कैंसिल। इसी पे बेस्ड सिमिलर एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? हमारे पास दो मेटल प्लेट्स हैं, लार्ज मेटल प्लेट्स हैं। ठीक है, यू कैन टेक दम एज अ इनफाइनेटली लार्ज मेटल प्लेट्स। ठीक है, और इनको बहुत दूर दूर रखा गया है। एक में +5 कूलम रखा गया है, एक में +10 कूलम रखा गया है। ठीक है, दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स का चार्ज दिया हुआ है 5 कूलम एंड 10 कूलम। आपसे बोल रहा है कि हर एक सरफेस पे कितनी सरफेसेस होंगी? सर एक सरफेस ये होगी, दूसरी साइड तो ए के पास 2 सरफेस, ऐसी बी के पास 2 सरफेस, तो 4 सरफेस। इन चारों सरफेस में चार्जेस कितना होगा? बट कंडीशन के साथ। पहला केस है व्हेन दे आर अ वेरी लार्ज सेपरेशन, जब दोनों प्लेट एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तब आपको चार्जेस निकालने हैं। सर बहुत दूर होने से क्या होगा? और दूसरा केस है जब उनको पास ले आते हैं। दोनों केसेस को सॉल्व करते हैं। पहला केस जब वो एक दूसरे से बहुत दूर है,
सर दूर होने से क्या होगा, इंडक्शन नहीं हो पाएगा, एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालेंगे। प्लेट ए प्लेट बी पे कोई असर नहीं डालेगा, प्लेट बी प्लेट ए पे कोई असर नहीं डालेगा, मतलब कि चार्जेस दोनों साइड बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। 2.5 कूलम प्लस 2.5 कूलम। ऐसे ही 10 कूलम के साथ होगा 5 कूलम एंड प्लस 5 कूलम, क्योंकि दोनों सरफेस एक जैसे ही हैं, इंडक्शन होना नहीं है, दोनों का एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ना, वेरी लार्ज सेपरेशन पे है, ठीक है। तो चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नाउ केस 2 इज देयर। केस 2 में क्या है, हमने दोनों प्लेट्स को क्या किया, पास लिया है। पास लाएंगे तो मैं मान लेता हूं कि इधर पे इंडक्शन हो जाता है और चार्ज क्यू आ जाता है, और इधर पे इंडक्शन की वजह से माइनस क्यू, ठीक है। चार्जेस आ गया क्यू एंड माइनस क्यू ड्यू टू इंडक्शन, एक दूसरे को इंड्यूस करा, पॉजिटिव चार्ज ने यहाँ पर को नेगेटिव बना डाला, ठीक है, ऐसा मान सकते हो। वैसे इफेक्ट की बात करेंगे तो सर प्लस 10 कूलम का ज़्यादा इफेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ माइनस क्यू आई और यहाँ प्लस क्यू आना चाहिए, ठीक है। लेकिन सर चार्ज भी कंजर्व रहना चाहिए। आउटर सरफेस दूसरी वाली सरफेस में हो जाएगा 5 माइनस क्यू 5 प्लस क्यू। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों सरफेस का टोटल चार्ज तो 5 कूलम है। ऐसे ही बी की सेकंड सरफेस में चार्ज हो जाएगा 10 माइनस क्यू। फिर से हम लोगों ने इंड्यूस करवाया चार्जेस, एक को क्यू दे दिया, दूसरे को माइनस क्यू, क्योंकि ये दोनों पास आ चुके हैं, स्मॉल सेपरेशन है, एक दूसरे पे चार्ज इंड्यूस करेंगे, ठीक है सर। तो इस साइड आ जाएगा चार्ज कंजर्वेशन 10 माइनस क्यू एंड ए के आउटर सरफेस में आ जाएगा 5 प्लस क्यू। अब सोचिए, मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ए और बी मेटल प्लेट्स हैं, ध्यान में रखिएगा मेटल प्लेट्स हैं। हम कोई भी एक मेटल प्लेट ले लेते हैं, जैसे बी ले ली, तो बी के अंदर की बात करता हूँ, तो मेटल बी में जो आपके पास फील्ड लगेगी, किधर किधर लगेगी, चलो बात करते हैं। पहली बात कर देते हैं, माइनस क्यू की वजह से फील्ड कहाँ को लगेगी, सर वो अट्रैक्ट करेगा, इसको सरफेस 1 बोल दो, इसको सरफेस 2, इसको सरफेस 3 और इसको सरफेस 4। सर माइनस क्यू की वजह से E1 लगेगा लेफ्ट साइड में, एंड सरफेस 2 की वजह से लगेगा सर रिपल्सिव फील्ड लगेगा, दूर लगाएगा E2। सर ये दोनों E1 और E2 बराबर है, क्यों बराबर है सर, चार्जेस इक्वल है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू मैग्नीट्यूड में, तो दे विल गेट कैंसल्ड, कैंसिल हो गए। सर बात करते हैं अब सरफेस 3 एंड सरफेस 4। सर सरफेस 3 एंड सरफेस 4 दोनों की वजह से भी फील्ड इधर पे जीरो होना चाहिए, मेटल है, मेटल पे जो नेट फील्ड होती है वो होती है जीरो। सर सरफेस 1 एंड सरफेस 2 की वजह से तो आपस में कैंसिल हो गए, तो सर सरफेस 3 और सरफेस 4 से भी कैंसिल होने चाहिए, वरना नेट फील्ड जीरो नहीं हो पाएगी। दोबारा से, जो मैंने पॉइंट लिया है इन साइड पे, ठीक है, ये जो पॉइंट लिया है इस पे सरफेस 1 और सरफेस 2 से फील्ड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, चार्जेस इक्वल हैं, एंड दोनों की वजह से फील्ड का जो डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है पॉइंट पी पे, इन साइड पॉइंट पे, तो दोनों का फील्ड कैंसिल हो गया, और नेट फील्ड जीरो करने के लिए 3 और 4 सरफेस का भी फील्ड जीरो होना चाहिए। अब प्लेट की वजह से जो फील्ड होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो ये मत सोचिएगा 4 के बहुत पास है और 3 की सरफेस के पास दूर है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। तो टू मेक field inside the conductor is equals to 0, 5 plus q एंड 10 माइनस क्यू, दोनों चार्जेस क्या होने चाहिए, इक्वल। क्यों होने चाहिए, देखिए पॉइंट यहाँ कहीं पर को है, 10 माइनस क्यू यहाँ है, 10 प्लस क्यू यहाँ है, दोनों मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होनी चाहिए और डायरेक्ट साइन में भी, तभी इन दोनों का फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होगा और इक्वल होगा। तो मैं क्या करवा देता हूँ, 5 प्लस क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू 10 माइनस क्यू, तो इससे हमारे पास क्यू आ गया 10 माइनस 5 बाई 2 विच इज 2.5, तो इससे सर हमारे पास क्या आ गया, क्यू आ गया 2.5। अब हम लोग सारी सर्फेसेस के चार्जेस देख सकते हैं, सारी सर्फेसेस के चार्जेस
निकाल सकते हैं। देखिए -2.5 यहाँ पर को आ जाएगा, प्लस का 2.5 इधर पे आ जाएगा, 5 प्लस क्यू था तो ये 7.5 हो जाएगा, और 10 माइनस क्यू था फोर्थ सरफेस में तो ये हो जाएगा 7.5। ऑब्वियसली आउटर सरफेस के चार्जेस क्या होने चाहिए, इक्वल। अब हम थोड़ा सा देखें, 7.5 माइनस 2.5 दोनों का सम 5 सर, 2.5 प्लस का एंड 7.5 प्लस का, तो दूसरी प्लेट का टोटल चार्ज 10। तो चार्ज कंजर्व भी रहा और मेटल प्लेट के अंदर फील्ड भी जीरो रही। तो दो मेटल प्लेट को अगर पास में लाएंगे तो हमें इंडक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा एंड मेटल के अंदर फील्ड को जीरो भी करवाना पड़ेगा। दिस इज अनदर एप्लीकेशन कि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होने के बेस प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी प्रॉपर्टी पे। फाइंड द चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ द शेल इफ टोटल चार्ज ऑफ द शेल ए इज Q1 एंड शेल B इज Q2। बच्चों अपने पास दो कंडक्टिंग शेल्स हैं। पहली बात, दोनों के दोनों कंडक्टिंग शेल्स होने चाहिए, कंडक्टर्स होने चाहिए। कंडक्टिंग शेल्स, ठीक है, दोनों के दोनों कंडक्टिंग शेल्स हैं। और सर इनका ना शेल मतलब अंदर से हॉलो है, तो अपने पास शेल ये है, ये शेल है, एक शेल ये है, दो शेल्स हैं, कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक है। अच्छा सर, तो अंदर वाले को हमने चार्ज दे रखा है सर Q1, ठीक है, अंदर वाले को चार्ज दे दिया, सरफेस पे आ जाएगा उसके। और दूसरे को चार्ज दे रखा है सर Q2, चलो वो भी सरफेस पे ले लेते हैं। लेकिन सर आप इंडक्शन कैसे भूल सकते हैं, सर इंडक्शन क्यों ना लेके देखो, -Q1 इधर पे आया और इस साइड आ जाएगा +Q1। देखो टोटल चार्ज तो कंजर्व रहना ना, इंडक्शन की वजह से नेट चार्ज तो जीरो होता है, उसकी वजह से कोई नया चार्ज डेवलप नहीं होता, बस प्लस माइनस आ गया। इस साइड अगर माइनस आया इंडक्शन की वजह से तो यहाँ प्लस आ जाएगा। लेकिन सर आपको कैसे पता कि माइनस एग्जैक्टली सेम आना है? सेम आएगा एग्जैक्टली, क्यों आता है देखो, मैं एक काम करता हूँ, सेल बी था ना उसके अंदर पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, सेल बी पे एक पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट बोल देते हैं, इस पॉइंट को पी बोल देते हैं। सर इधर पे नेट फील्ड जीरो होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? इधर पे नेट फील्ड जीरो होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? कंडक्टर है सर, कंडक्टर के अंदर बात कर रहे हो आप, कंडक्टर की कैविटी में बात नहीं कर रहे हो, जहां पर को मेटल है वहां पर को बात कर रहे हो। तो सर अब कैसे निकाले फिर ये? मैं मान लेता हूं कि जो इंडक्शन हुआ है इसकी वैल्यू में कुछ और एज्यूम कर लेता हूं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट्स से इट इज -Q एंड इट इज +Q। तो सर एक काम करिए, आप गॉस लॉ लगाइए, सबसे आसान पड़ेगा। मैं एक गॉसियन सरफेस लेता हूं, कहां पर को? मेटल के अंदर अंदर, केवल अंदर अंदर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनेगी मेटल के अंदर अंदर पे। लेकिन याद रखिएगा मेटल के अंदर पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़ीरो, और एरिया तो है। तो यहां पर को बताइए फ्लक्स कितना हो जाएगा इस गॉसियन सरफेस में? सर अंदर पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, किस पे? अंदर पे मतलब गॉसियन सरफेस पे, मेटल के अंदर है लेकिन गॉसियन सरफेस है, तो इस जो येलो डॉट बना रहा हूं या फिर रेड डॉट जो है उधर पे फील्ड हर जगह पे जीरो है। तो सर इधर पे फ्लक्स भी तो जीरो ही होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, E.ds होता है, तो हर पॉइंट पे आपके पास फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया, इसका मतलब Q एनक्लोज भी जीरो होना चाहिए। अब देखो इसके अंदर कितना चार्ज है। सर इस गॉसियन सरफेस के अंदर दो चार्ज थे, एक -Q एंड +Q1, तो आ जाएगा सर Q एनक्लोज Q1 - Q इज इक्वल टू 0, तो Q इज इक्वल टू आ गया Q1। मतलब सर जो इंडक्शन हो रहा है चार्ज का वो अंदर वाले चार्ज के इक्वल है, ठीक है। दो अपोजिट फेसेस में चार्जेस जो इंडक्शन होंगे कंडक्टर्स में वो इक्वल होंगे, ठीक है। सो दिस वाज अवर लास्ट प्रॉब्लम। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसकी प्रॉपर्टी 2 अपन लोग कुछ दिनों बाद डिस्कस करते हैं।